अंधेरा हो चुका था। शाम के करीब 8 बज रहे होंगे। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी और नदी के किनारे पसरा सन्नाटा किसी अनजाने डर का एहसास करा रहा था। दो लोग उस सुनसान रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहे थे। उनमें से एक का नाम था रमेश और दूसरा उसका छोटा भाई सुरेश। दोनों दिन भर खेतों में काम करने के बाद अब घर लौट रहे थे। नदी का पानी काला दिखाई दे रहा था, जैसे उसमें गहराई नहीं बल्कि कोई राज छुपा हो। रमेश ने धीरे से कहा, जल्दी चल सुरेश, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुरेश ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या भैया, आप भी ना हर बात में डर ढूंढ लेते हो। तभी अचानक उनके पीछे से एक तेज हवा का झोंका आया, इतना तेज कि दोनों कुछ पल के लिए रुक गए। और उसी हवा के साथ एक डरावनी आवाज गूंज उठी। आवाज ऐसी थी जैसे किसी औरत की हो, लेकिन टूटी हुई, गले से नहीं बल्कि किसी गहरी खाई से निकल रही हो। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रमेश ने कांपती आवाज में पूछा, तुमने ये आवाज को सुना? सुरेश अब हंस नहीं रहा था। उसकी आंखें डर से फैल चुकी थीं। भैया, ये आवाज पीछे से आई थी। धीरे धीरे दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और नदी के किनारे खड़े सूखे पेड़ जो हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उन्हें पकड़कर झुला रहा हो। रमेश ने तुरंत सुरेश का हाथ पकड़ा और बोला, चल यहां से जल्दी निकलते हैं। दोनों तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो, ठीक उनके कदमों के साथ। टक टक टक। सुरेश ने डरते हुए कहा, भैया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे आ रहा है। रमेश ने हिम्मत करके फिर पीछे देखा। इस बार उसे लगा कि दूर पेड़ों के बीच कोई सफेद सा साया खड़ा है जो उन्हें ही देख रहा है। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखने की कोशिश की, वो साया गायब हो गया। अब डर उनके अंदर बैठ चुका था। दोनों बिना कुछ बोले तेज तेज चलने लगे। आखिरकार वो गांव पहुंच गए, लेकिन उस रात दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उस आवाज के बारे में किसी को बताने की, क्योंकि वो जानते थे कि गांव वाले क्या कहेंगे। वो गांव जहां से कुछ दूरी पर एक पुराना कब्रिस्तान था, एक ऐसा कब्रिस्तान जिसके पास से अब कोई नहीं गुजरता था, क्योंकि कई साल पहले जो भी उस रास्ते से रात में गया वो कभी वापस नहीं आया। कुछ लोग कहते थे कि उन्हें रास्ते में किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देती थी, और जो उस आवाज के पीछे गया वो हमेशा के लिए गायब हो गया। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते थे, उस रास्ते से मत जाना, खासकर अमावस्या की रात। लेकिन हर कोई इस बात को नहीं मानता था। उसी गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। सब उन्हें दादाजी कहते थे, जिद्दी स्वभाव के और डर को मजाक समझने वाले। उनका खेत उसी कब्रिस्तान वाले रास्ते के पार था और वो हमेशा उसी रास्ते से जाते थे, क्योंकि वो सबसे छोटा रास्ता था। उस दिन जब सूरज ढल चुका था और आसमान में काले बादल छा गए थे, दादी ने दादाजी को रोका। आज मत जाओ, आज अमावस्या की
वो काली रात है, कुछ गलत होगा। लेकिन दादाजी हंस पड़े। अरे ये सब बकवास है, मैं खेत से औजार लेकर ही आऊंगा। वो दादी की बात न मानकर निकल पड़े। रास्ते में उनका पुराना दोस्त गोपाल मिला। गोपाल ने फिर से मना किया, लेकिन दादाजी नहीं माने। दोनों धीरे धीरे कब्रिस्तान वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। जंगल घना होता जा रहा था और जैसे ही वो कब्रिस्तान के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की परछाइयां अजीब आकार बना रही थीं और एक बदबू भी फैलने लगी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। गोपाल ने धीमे से कहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वापस चले। लेकिन दादाजी आगे बढ़ते रहे। तभी कब्रिस्तान सामने आ गया। टूटी कब्रें, धुंध से ढकी जमीन और कुछ कब्रें जिनकी मिट्टी अभी ताजा उखड़ी हुई थी। गोपाल का गला सूख गया और तभी दूर सफेद कपड़ों वाली एक औरत दिखी। लंबे बाल जो जमीन तक लटक रहे थे। वो एक कब्र के पास बैठी थी और धीरे धीरे रो रही थी। गोपाल ने कांपते हुए कहा, उसे मत देखो। लेकिन दादाजी जैसे उसकी तरफ खिंचते चले गए। एक कदम, फिर दूसरा और फिर। वो औरत अपना सिर उठाती है, चेहरे पर बालों का घना आवरण, और जब वो धीरे धीरे बाल हटाती है, गोपाल की चीख निकल जाती है, क्योंकि उसका चेहरा सामान्य नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होठों पर एक अजीब टेढ़ी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी और उसके कदमों की आवाज सीधे उनके दिमाग में गूंज रही थी। तुम आ गए। उसकी आवाज अब बिल्कुल साफ थी, लेकिन उसमें इंसानियत नहीं थी, जैसे वो बहुत समय से इन्हीं का इंतजार कर रही हो। गोपाल की चीख हवा में गूंज ही रही थी कि दादाजी ने उसका हाथ झटके से पकड़ा और बिना पीछे मुड़े दौड़ना शुरू कर दिया। उनके पीछे से वो अजीब टूटी हुई हंसी अभी भी सुनाई दे रही थी, जो धीरे धीरे धुंध में कहीं खो गई। काफी दूर तक भागने के बाद जब दोनों के फेफड़े फूलने लगे, तो वे एक पुरानी पगडंडी पर जाकर रुके। दादाजी ने हाफते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां केवल घना अंधेरा और ऊंचे पेड़ों की परछाइयां थीं। दूर कहीं किसी उल्लू के डरावने रोने की आवाज गूंज रही थी, जिससे सन्नाटा और भी गहरा महसूस हो रहा था। दादाजी, क्या क्या वो चली गई? वो क्या था? मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। उसकी आंखें वो पूरी तरह काली थी। शायद हम बच गए गोपाल। वो कोई साधारण साया नहीं था। गांव के पुराने लोग छलावा के बारे में बताते थे, जो रूप बदलता है, आवाजें निकालता है और इंसान को भ्रम में डाल देता है। आज अपनी आंखों से देख लिया। छलावा? लेकिन वो तो कब्रिस्तान के पास थी। मुझे लगा आज हम नहीं बचेंगे। चलिए, जल्दी चलिए, मुझे ये जंगल अब काट खाने को दौड़ रहा है। वे दोनों संभलकर आगे बढ़ने लगे। कुछ ही दूर चले थे कि घने पेड़ों के झुरमुट के पास उन्हें एक आकृति दिखी। एक औरत एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सिसक रही थी। दोनों ठिठक गए। वो रुककर कुछ सोच ही रहे थे कि तभी गोपाल दादाजी से बोला,
नहीं दादाजी, फिर से वही गलती नहीं। चलिए यहाँ से भागते हैं। मुझे लग रहा है ये कुछ और ही है। जो दिख रहा है ये वो नहीं है। रुको गोपाल, ये वैसी नहीं लग रही। ये सच में कोई मुसीबत में फंसी औरत लग रही है। दादाजी धीरे से उसके पास गए। वो औरत फटे पुराने कपड़ों में थी और उसका सिर झुका हुआ था। दादाजी ने कहा, बेटी, तुम यहां इस वक्त क्या कर रही हो? यह जगह सुरक्षित नहीं है। वो औरत धीरे से अपनी गर्दन उठाती है। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बेहद डरी हुई लग रही थी। मैं रास्ता भटक गई हूँ। मैं अपने घर जा रही थी, लेकिन इस अंधेरे और धुंध में मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ आ गई। गोपाल उसकी ये बात सुनकर हैरान हो गया और उसने पूछा, तुम इतनी रात को अकेले इस डरावनी जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारा गांव कहाँ है? औरत ने उनकी तरफ देखकर थोड़ा डरते हुए जवाब दिया, मेरा नाम माया है। मैं पास के ही गांव जमालपुर की रहने वाली हूँ। मैं शहर से लौट रही थी, पर गाड़ी खराब हो गई और छोटा रास्ता लेने के चक्कर में मैं यहाँ फंस गई। इस जंगल में या यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। इतनी रात में जंगली जानवर की आवाज भी रूह कंपा देती है। जमालपुर? पर वो गांव तो यहां से काफी दूर है और उसके बारे में तो लोग। खैर, तुम घबराओ मत, हम तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। दादाजी, जमालपुर के बारे में सुना है कि वहां काला जादू होता है और लोग वहां जाने से कतराते हैं। क्या वहां जाना ठीक होगा? वो भी इस अमावस्या की काली में। मेरा तो मैं बहुत बेचैन सा हो रहा है। माया ने डरते हुए कहा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरे घर वाले बहुत परेशान होंगे। आप लोग मुझे बस गांव की सीमा तक छोड़ दीजिए। अमावस्या की रात थी। चारों तरफ स्याह अंधेरा था। दादाजी ने सुरक्षा के पास पड़ी एक मजबूत लकड़ी उठा ली। उन्होंने तय किया कि वे लो माया को घर छोड़ेंगे। रास्ता पथरीला और लंबा था। चलते चलते दादाजी ने बात शुरू की, बेटी, जमालपुर में तुम कहां रहती हो? वहां के लोग तो कहते हैं कि रात को कोई वहां बाहर नहीं निकलता। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? जी, मेरा घर गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर है। वहां के लोग थोड़े वहमी हैं, इसलिए डरते हैं। पर मैं तो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहती हूँ, इसलिए कुछ ज्यादा खबर नहीं है। लेकिन आज तो अमावस्या है। कहते हैं आज के दिन काली शक्तियां ज्यादा प्रबल होती हैं। तुम्हें संभल कर निकलना चाहिए था। गोपाल ने कहा। बातें करते करते वे जमालपुर की सीमा में दाखिल हुए। गांव में अजीब सी खामोशी थी, जैसे घर नहीं बल्कि कब्रें बनी हों। माया ने एक पुराने जर्जर मकान की ओर इशारा किया। दादाजी, यही मेरा घर है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा उस जंगल में क्या होता। अरे कोई बात नहीं बेटी। ऐसा कहकर जैसे ही दादाजी और गोपाल मुड़ने लगे, अचानक आसमान में बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवाएं इतनी तेज थीं कि आंखों के सामने देखना मुश्किल हो गया। अचानक से पूरा मौसम बदल गया। गोपाल ने घबराए हुए कहा, अरे ये अचानक क्या हुआ? अभी तो आसमान साफ लग रहा था। इतनी तेज बारिश में अब हम वापस कैसे जाएंगे? अजीब बात है, इतनी जल्दी मौसम बदल गया। दादाजी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी माया ने अपने घर का दरवाजा खोला और उनकी तरफ देखा।
उसकी मुस्कान अब थोड़ी अलग थी। इतनी बारिश में जाना खतरे से खाली नहीं है। आप दोनों अंदर आ जाइए। जब तक बारिश नहीं रुकती आप यहीं ठहर जाइए। बाहर वैसे भी छलावा घूम रहा होगा। चलवा का नाम सुनकर दादाजी और गोपाल एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मजबूरी और थकान के कारण वे उस रहस्यमयी घर के अंदर कदम रखने को तैयार हो गए, ये जानते हुए भी कि जमालपुर की रातें कभी भी साधारण नहीं होती। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। हवेली के अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा पुराना और डरावना था। ऊंची छतें, दीवारों पर जमी काई और कोने कोने में मकड़ी के जाले। बाहर बारिश का शोर इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट पड़ा हो। दादाजी 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अमावस्या की रात, ऊपर से ये जमालपुर का जंगल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हमें यहां रुकना चाहिए था? गोपाल ने दादाजी से डरते हुए कहा। लेकिन आपने गौर किया, इस पूरी हवेली में कोई और नहीं दिख रहा। इतनी बड़ी जगह और ये लड़की यहां अकेली। मेरी तो भूख भी प्यास में बदल गई है डर के मारे। तभी माया अंधेरे गलियारे से बाहर आती है। उसके हाथ में एक पुराना पीतल का दिया था, जिसकी मध्यम रोशनी से उसका चेहरा और भी सफेद दिख रहा था। माया ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग परेशान मत होइए। बारिश जब थमेगी तभी जाना सही रहेगा। रात बहुत हो गई है, आप दोनों भूखे होंगे। मैंने खाना तैयार किया है, आप बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। नहीं बेटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम बस बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं। खाना तो घर जाकर ही खा लेंगे। मेहमान को भूखा भेजना हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। और वैसे भी इस बारिश को देखकर लगता नहीं कि ये सुबह से पहले थमेगी। बैठिए, मैं अभी लाई। माया बिना जवाब का इंतजार किए अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है। उसके हाथों में 2 कांसे की थालियां थीं। थालियों से उठती महक अजीब थी, साधारण खाने जैसी नहीं, बल्कि कुछ मीठी और सौंधी सी। गोपाल थाली की ओर देखते हुए कहता है, अरे, तुम सिर्फ 2 ही थालियां लाई हो, क्या तुम खाना नहीं खाओगी? नहीं, आप लोग शुरू कीजिए। मेरा नियम है, मेहमानों के खाने के बाद ही मैं कुछ ग्रहण करती हूँ। आप आराम से खाइए, मैं अभी आती हूँ। वो अंधेरे कमरे की तरफ बढ़ गई और गायब हो गई। दादाजी और गोपाल ने भूख के मारे खाना शुरू किया। खाना खाते ही उन पर एक अजीब सी सुस्ती छाने लगी। लेकिन तभी अचानक बारिश का शोर धीमा होने लगा। कुछ ही पलों में सन्नाटा छा गया। बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी। गोपाल, बारिश रुक गई है, हमें फौरन निकलना चाहिए। दोनों उठे और माया को आवाज दी, बेटी हम निकल रहे हैं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वे खुद ही भारी दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। जंगल की ताजी मिट्टी की खुशबू के बजाय हवा में अब एक अजीब सी सड़न की गंध थी। वे तेज कदमों से पगडंडी पर चलने लगे। दादाजी, आपने देखा वो हवेली कितनी अजीब थी। पूरे जमालपुर में सिर्फ वही एक मकान रोशनी दे रहा था। और वो लड़की, वो अकेली कैसे रह सकती है वहां? ना कोई परिवार,
ना कोई पड़ोसी। ऊपर से वो कह रही थी कि उसका घर गांव के अंत में है, लेकिन आसपास तो कोई दूसरा घर दिखाई नहीं। मैं भी वही सोच रहा हूं गोपाल। हवेली की दीवारें इतनी पुरानी थीं जैसे सदियों से किसी ने उन्हें छुआ ना हो। और जो खाना उसने दिया, छोड़िए दादाजी, बस हम सही सलामत बाहर आ गए, यही बड़ी बात। गोपाल की बात अधूरी रह गई थी। अचानक आसमान में बिजली कड़की, जिससे पूरा जंगल एक पल के लिए सफेद रोशनी में नहा गया। उस रोशनी में जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हवेली के बाहर के मैदान में और उन सूखे पेड़ों के पीछे से दर्जनों साए निकल आए थे। कोई लंबा था, किसी के हाथ जमीन तक लटक रहे थे, तो किसी की आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वे सब एक घेरा बनाकर खड़े थे और उनकी गर्दनें एक साथ दादाजी और गोपाल की तरफ मुड़ी हुई थीं। वे साए हिल नहीं रहे थे, बस एक टक उन्हें देख रहे थे, जैसे किसी दावत के शुरू होने का इंतजार कर रहे हों। उन्नाटा इतना गहरा हो चुका था कि दादाजी को अपने दिल की धड़कन अपने कानों में सुनाई दे रही थी। दादाजी, ये सब क्या है? ये इंसान नहीं है। वे खौफनाक साए अब घेरा छोटा करने लगे थे। बिजली की हर कड़कड़ाहट में उनका भयावह रूप साफ दिख रहा था। किसी का शरीर पूरी तरह गल चुके लाल मांस से लथपथ था, तो किसी का शरीर महज एक अस्थि पंजर मात्र था, जिसकी हड्डियों के बीच से हवा गुजरने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। पीछे से माया भी अपनी गर्दन को एक अजीब कोण पर झुकाए उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों की सफेदी गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ गहरा काला खालीपन था। गोपाल और दादाजी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जैसे ही वे तमाम प्रेत और पिशाच एक साथ उन पर झपटे, अचानक दादी की आवाज गूंजी और दादी की आंखें खुल गईं। उन्होंने देखा कि कमरे की खिड़की से सुबह की हल्की धूप अंदर आ रही थी और दादाजी उनके बगल में आराम से सो रहे थे। दादी का शरीर पसीने से तरबतर था और उनकी सांसें तेज चल रही थीं, क्योंकि उन्होंने एक भयानक सपना देखा था। अरे उठिए, सुनिए तो। क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हो? दादी ने कांपते हुए स्वर में उन्हें अपने उस खौफनाक सपने के बारे में बताया। कब्रिस्तान, वो औरत, जमालपुर की वो हवेली और वे मांस विहीन पिशाच।